next topic is chemical thermodynamics. तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स? थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ हीट जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स की विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। सो इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, study of energy changes taking place during the chemical reactions. तो in order to study chemical thermodynamics हम इसमें कुछ सबसे पहले टर्म्स स्टडी करेंगे, और सबसे पहली टर्म जो है दैट इज सिस्टम। सिस्टम वो स्पेसिफाइड पार्ट होता है यूनिवर्स का विच इज अंडर कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए बीकर में कोई रिएक्शन हो रहा है, इस बीकर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो दिस बीकर विल बी अ सिस्टम, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द सिस्टम। और इसको छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स जो है दे आर नोन एज सराउंडिंग्स। So system is that specified part of the universe which is under consideration. For example, if a chemical reaction is taking place inside this beaker, then this beaker will be considered as the system, और इस beaker को छोड़ के सारा universe जो है they are surroundings. Next, ये जो system है इसकी types हैं. There are 3 types of systems. First is open system. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकें विद द सराउंडिंग्स. सो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with the surroundings. For example, an open hot cup of coffee. इससे आप देखते हैं कि थोड़ी इवेपोरेशन भी होती है और थोड़ी देर में कॉफी ठंडी भी हो जाती है. तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, एनर्जी एज वेल एज मैटर बोथ आर गेटिंग एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स. ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. So open system is that system which can exchange energy as well as matter with the surroundings. For example, an open hot cup of coffee, थोड़ी देर में कॉफी ठंडी भी हो जाएगी और इवेपोरेशन भी हो जाएगी कॉफी की, और उससे थोड़ा सा मैटर भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So next जो सिस्टम की टाइप है that is closed system. क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग्स. एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग्स के साथ, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा. जैसे हॉट कप ऑफ कॉफी है एंड इट इज कवर्ड विद अ लिड. हॉट कप ऑफ कॉफी कवर्ड विद अ लिड. तो इसमें क्या होना है, ठंडी तो हो जानी है कॉफी, थोड़ी देर में ठंडी तो हो जाएगी, एनर्जी तो एक्सचेंज होगी है विद द सराउंडिंग्स, लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर जो कॉफी का अमाउंट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा.
वो अंदर ही रहेगी जितनी भी है, थोड़ा अगर इवेपोरेशन होती है तो वहीं पे कंडेंस भी हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिड, बाहर नहीं जाएगा मैटर. सो हॉट कप ऑफ कॉफी कवर्ड विद द लिड इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम. थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम. Isolated, as the name suggests, isolated system एक ऐसा system होता है which can neither exchange energy nor matter with the surroundings. For example, अगर hot coffee thermos flask में पड़ी है तो that will be an isolated system, क्योंकि coffee ने ठंडा भी नहीं होना है और matter भी exchange नहीं होगा with the surroundings. So these were the three types of systems. Open system, it can exchange energy as well as matter both with the surroundings. क्लोज सिस्टम ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर लेगा लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा विद द सराउंडिंग्स. थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना तो एनर्जी और ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स. State of the system and state variables. Now first of all, what is state of the system? State of the system means क्या condition है system की, exist किस condition पे कर रहा है system. तो condition of existence of the system is the state of the system. और ये जो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम है दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है. ऐसी प्रॉपर्टीज से आप स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो. जैसे कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा. तो अगर आपको पता है कि क्या सिस्टम का किसी पर्टिकुलर स्टेट पे क्या टेम्परेचर है, मान लीजिए टेम्परेचर इज T1, pressure is P1, volume is V1. तो state of the system can be defined with the help of certain thermodynamic quantities, physical quantities such as temperature, pressure, volume, etc. State of the system is nothing but condition क्या है system की जिस पे वो exist कर रहा है, और वो जो condition है that will be expressed with the help of certain observable properties, measurable properties such as temperature, pressure, volume, etc. और स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? स्टेट वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, जिनकी हेल्प से आप स्टेट ऑफ द सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. सो दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, और वो स्टेट उस सिस्टम ने कैसे अचीव की, पाथ कौन सा फॉलो किया, उस पे डिपेंड नहीं करती. तो स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी depends upon the state of the system and not on the path by which that state has been achieved. For example, एक एग्जांपल मैं लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेट फंक्शन का. मान लीजिए a person is standing on the 10th floor of the building, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी at the 10th floor of the building, now you know that पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, that is equal to mgh. The mass is constant, acceleration due to gravity is constant.
जो पोटेंशियल एनर्जी है और किस पे वेरिएबल प्रॉपर्टी कौन सी जिस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। 10th फ्लोर की हाइट जितनी होगी जहां पे पर्सन खड़ा हुआ है उस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। और उसने वो हाइट अचीव कैसे की, चाहे वो स्टेयर्स, चाहे वो लिफ्ट से गया, चाहे वो स्टेयर से गया, चाहे जैसे मर्जी उसने वो हाइट अचीव की है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्सन will be independent of the path followed and will depend only on the height of the 10th floor। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ by which that state has been achieved are known as, ऐसी thermodynamic quantities are known as state functions। Next important term is macroscopic system and macroscopic properties। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन्स large number of atoms, ions or molecules। Macroscopic system is the system which contains large number of atoms, ions or molecules। और thermodynamics में we consider only the matter in bulk, we consider only the मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। हम इंडिविजुअल एटम्स, आयंस या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी इसमें नहीं करते। वी कंसिडर द मॉलिक्यूल्स इन बल्क, वी कंसिडर द एटम्स इन बल्क, वी कंसिडर द आयंस इन बल्क। दैट मीन्स इन थर्मोडायनेमिक्स वी विल कंसिडर ओनली द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। और जो वेरिएबल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एसोसिएटेड हैं विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। So these are the measurable properties. What are macroscopic properties? These are the measurable properties such as temperature, pressure, boiling point, freezing point, refractive index, which are associated with a macroscopic system are known as macroscopic properties। और ये जो macroscopic properties हैं, these are of two types and this is quite important। Macroscopic properties जो होती हैं, they are of two types। First is intensive properties, intensive properties, and second are extensive properties। ये जो intensive properties हैं, they are independent of the amount of substance। तो I से I याद रखिएगा आप, I and I they are independent। intensive properties are independent of amount of substance, they are independent of the amount of substance। तो इनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। पानी है, चाहे आप पूरा बकेट पानी का लीजिए, चाहे एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का सेम है। बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट, refractive index, and pressure। Pressure is an intensive property। Why? Because pressure क्या होता है, this is force per unit area। Pressure is
force per unit area. Now जो amount of substance है that has been specified, कैसे यहाँ पे specify कर दिया गया, unit area लिया गया है. एक unit area पे 1 मीटर स्क्वायर पे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, that is the pressure. That means amount of the substance को यहाँ पे restrict कर दिया है by taking unit. अब जिस भी टर्म में यूनिट आ जाए तो दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट, these are some of the intensive properties. Now extensive properties ऐसी properties होती हैं which depend upon the amount of substance. अगर एक आपको याद हो गया कि intensive properties are independent of the amount of substance, तो natural second has to be which depends upon the amount of substance. So extensive properties are the properties which depend on the amount of substance. फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मास, वॉल्यूम, और जितनी भी हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज सच एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, internal energy, and then we have enthalpy represented by H, we have Gibbs free energy represented by G. So all the properties which depend upon the amount of the substance such as mass, volume, internal energy, heat content of the system, that is enthalpy represented by H, or Gibbs free energy represented by G, all the thermodynamic quantities जो हमने स्टडी करनी है thermodynamics में, they are extensive properties. So this part is very important. Macroscopic properties दो तरह की होती हैं, intensive properties and extensive properties. Intensive properties वो हैं which are independent of the amount of substance. For example, specific heat, boiling point, freezing point, refractive index, pressure, etc. These are the intensive properties because they do not depend upon the amount of substance. Second type जो है extensive properties, these are the properties, ऐसी properties होती हैं which depend upon the amount of substance. जैसे mass है, volume है, internal energy है, heat content है, या फिर Gibbs free energy है system की. H is the heat content, enthalpy, G is the Gibbs free energy represented by G. So these were macroscopic properties, and it was regarding macroscopic system and the macroscopic properties. Next important term which we have to study is thermodynamic process. तो हम कब कहते हैं कि प्रोसेस हुआ है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है? जब एक सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए और सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले जाए तो हम कहते हैं प्रोसेस हैज अकर्ड. So thermodynamic process is said to have been occurred when the state of the system changes from one state to the another state. और state का change होने का क्या मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इनमें से कोई चीज चेंज होगी या हो सकता है सारे ही चेंज हो जाएं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे सिस्टम चला जाए तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. नाउ दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इनकी कई टाइप्स हैं. फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस.
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आइसोथर्मल कब कहा जाता है? जब टेम्परेचर डज नॉट चेंज, सिस्टम का टेम्परेचर अगर चेंज ना हो तो वी से दैट आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स हीट कंटेंट या फिर टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर रहे अगर सिस्टम का, देन वी से दैट आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस delta T, change in temperature will be zero. There will not be any change in the temperature of the system. Second type is adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो. When there is no heat exchange between the system and the surroundings, we say that the process which has taken place is adiabatic process. So in this process, heat exchange between the system and the surroundings will be zero. Delta Q should be equal to zero. No heat exchange between the system and the surroundings. Next is third type, and that is isobaric process. प्रोसेस को आइसोबारिक कब कहा जाता है? आइसो मीन्स कांस्टेंट, बारिक मीन्स प्रेशर. When the pressure of the system remains constant, we say that the process is isobaric process. Delta P in this case should be 0. Next type is isochoric process. Isochoric process में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट. वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए सिस्टम की. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है सिस्टम की, द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस डेल्टा V शुड बी 0. सो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. फर्स्ट मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा. एडियाबैटिक सेकेंड, adiabatic में no heat exchange between the system and the surroundings. Third is isobaric process, pressure of the system should remain constant. Fourth is isochoric process, volume of the system should remain constant in this type of process. Next we have to do is thermodynamic processes को दो और तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, एंड दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है और इसमें दिस इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और यहां पे बहुत ही बारीक सैंड पार्टिकल्स पड़े हैं, कोर्स सैंड पार्टिकल्स हैं, और ऐसी स्टेज पे अंदर कोई गैस है और अभी ये स्टेबल कंडीशन पे पिस्टन ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है. अब रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए इसमें देखिए क्या करना है आपने. एक सिंगल सैंड पार्टिकल को यहां से निकालें अगर आप, तो बाहर वाला जो प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज अपोजिंग फोर्स. और अंदर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइविंग फोर्स. अब एक सिंगल पार्टिकल को अगर यहां से निकाला गया तो अपोजिंग फोर्स विल बिकम इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स. बहुत ही स्मॉल अमाउंट से कम होगी ये अपोजिंग फोर्स, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल अमाउंट से कम होगी, और इसलिए इनफाइनेटेसिमली स्मॉल अमाउंट से एक्सपेंशन होगी, बहुत ही कम अमाउंट से एक्सपैंड करेगा ये सिस्टम इसमें.
तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट से डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट ये प्रोसेस किसी भी स्टेज पे रिवर्स किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स एज कंपेयर टू द ड्राइविंग फोर्स बाय अगेन एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट। और इस प्रोसेस में दोनों सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स दे आर इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, सो दैट जो एक्सपेंशन होगी वो भी किससे होगी? इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट से होगी। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको किसी भी स्टेज पे रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स एज कंपेयर टू द ड्राइविंग फोर्स अगेन बाय एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट। और ये प्रोसेस जो है इट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इस केस में are always in dynamic equilibrium or always in equilibrium with each other, or the work obtained in case of reversible process is maximum. The work obtained in this case will be maximum. और irreversible processes कौन से होते हैं? ऐसे processes जो ये वाली conditions fulfill ना करें, they are irreversible processes. So this was regarding reversible process and irreversible process. Then we have another term, important term, that is internal energy. So internal energy क्या है? Internal energy जो है that is the sum total of all the forms of energies, ये sum total होती है of all the forms of energies possessed by the system. अब all the forms of the energies कौन कौन सी हो सकती हैं सिस्टम के पास energies? there can be rotational energy, there can be vibrational energy, there can be energy due to the translational motion, there can be chemical bond energy, there can be nuclear energy, there can be potential energy. So कई तरह की एनर्जीज हो सकती है सिस्टम के पास, और इनका जो सम टोटल है, सम टोटल ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज is known as the internal energy of the system. Now the absolute value of internal energy at a particular temperature cannot be calculated. Absolute value हम calculate नहीं कर सकते, because reason is internal energy जो है that is sum total of all these forms of energies, और इन सारी energies को calculate करना at a particular instant that is a very difficult task. So we cannot calculate the absolute value of the internal energy. We can only calculate the change in the internal energy. Delta E हम निकाल सकते हैं and that will be E2 minus E1. E1 क्या है? Internal energy of the system corresponding to state 1. E2 क्या है? Internal energy of the system corresponding to state 2. वन स्टेट से अगर सेकंड स्टेट पे सिस्टम गया है तो चेंज जो आएगी इंटरनल एनर्जी में दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1. बट माइंड इसको अपने माइंड में रखना है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी बिकॉज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज द इंटरनल एनर्जी, और इनका सारी वैल्यूज निकालना एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज वेरी डिफिकल्ट. So we can only calculate the change in the internal energy. Now this internal energy is also a state function. ये एक state function है. State function होने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम A स्टेट से B स्टेट पे जा रहा है तो जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में डेल्टा E that will be equal to EB minus EA. चाहे सिस्टम या डायरेक्टली ऐसे गया यहां से यहां, चाहे वो यहां से ऐसे को जाए, चाहे ऐसे को जाए, जैसे मर्जी जो मर्जी पाथ फॉलो करे, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज जो है
that will always be EB minus EA. That will not change. Internal energy is a state function, that is, it depends only on the final and the initial states of the system and is independent of the path followed. Next is, after this internal energy, we have to do modes of transference of energy. मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी मीन्स कि कौन से वेज हैं जिससे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है. देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी. फर्स्ट इज हीट एंड सेकेंड इज वर्क. तो फर्स्ट जो हीट है, वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल हीट. हीट इज a form of energy or it transfers from higher temperature to lower temperature. मान लीजिए कोई सिस्टम है, गैसियस सिस्टम, और इसकी यहां पे हीट एनर्जी टेम्परेचर ऑफ दिस गैसियस सिस्टम इज मोर एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स. तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर करेगी? सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ. और अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर लोअर है एज कंपेयर टू दोज ऑफ सराउंडिंग्स, तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर करेगी? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और इट इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में जो फर्स्ट मोड है ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी का, दैट इज हीट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू. साइन कन्वेंशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं इसमें. साइन कन्वेंशंस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, फर्स्ट heat absorbed by the system is taken as positive. So heat absorbed by the system is taken as positive. Second is heat lost by the system is taken as negative. These sign conventions, these are very important. These you have to remember. First जो मैंने mode transference of energy का discuss किया, जिससे जो way है जिससे heat जो energy exchange हो सकती है between the system and surroundings, that is heat. Heat travel करती है, transfer होती है from higher temperature to lower temperature. System का temperature अगर ज़्यादा है और surroundings का कम है तो heat transfer होनी है system से surroundings की तरफ. अगर सिस्टम का टेम्परेचर लोअर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सराउंडिंग्स, तो हीट ट्रांसफर होनी है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ. और साइन कन्वेंशन जो है इसमें, फर्स्ट इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव. नेक्स्ट जो मोड है ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी का, दैट इज वर्क. तो वर्क, वैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क इज F dot S and this is Fs cos of theta. ठीक है, तो if this is force and this is displacement and theta is the angle between them, then work is Fs cos theta. Or work is said to be performed when point of application of force moves in the direction of the applied force. मतलब मैक्सिमम वर्क कब होगा? जिस साइड को फोर्स लग रही है उसी साइड को डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ये ओवरलैप करें अगर एक दूसरे के साथ, तो मैक्सिमम वर्क विल बी परफॉर्म्ड बिकॉज थीटा इन दैट केस विल बी जीरो. और थीटा अगर जीरो है, कॉस ऑफ जीरो इज 1. सो इट विल बी, वर्क विल बी मैक्सिमम
when f s cos theta theta when it is 0, then maximum work will be performed. But here in thermodynamics, chemical thermodynamics, we are considering only the gaseous systems. So in case of gaseous systems, we will consider the mechanical work with the pressure volume work. So we will consider now pressure volume work in case of gases. This is also known as mechanical work, P delta V. So in order to derive the formula for this pressure volume work, I am considering a cylindrical vessel fitted with a cylindrical piston, weightless and frictionless piston, और इसमें अंदर है गैस having certain pressure, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है let that pressure be P, और ये मानेंगे कि let the external pressure जो बाहर से प्रेशर लग रहा है that is less than the internal pressure of the gas. तो क्या कहा मैंने कि एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है P that is less than the internal pressure exerted by the gas. ये मैं मान के चल रहा हूं यहां पे, और अगर बाहर का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपैंड करेगा पिस्टन, और लेट दिस एक्सपेंशन बी इक्वल टू dl, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका मैं a मान रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वेसल इज a. सो नाउ work done is equal to force into displacement. तो force into displacement, displacement कितनी हुई है dl, और फोर्स को प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया मैंने माना है इसका A. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. सो यहां पे डाल दें अगर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू dl, व्हाट विल बी दिस A इनटू dl, area of the base into dl, this will be equal to small volume dv. So A into dl will be equal to dv. So the small amount of work done is equal to p dv. और अगर टोटल वर्क निकालना है आपने इसमें तो you have to integrate this, dw is equal to p delta v. You will integrate this equation and that will give you the total work done. Now I'll consider the total work done in this case, and total work done will be integration of this. So delta this dw will be equal to w, और इनिशियल वॉल्यूम को अगर मान लें V1 और फाइनल को मान लें V2, तो लिमिट्स जो हैं V1 से लेके V2 तक. Pressure, this external pressure is constant. This is external pressure and it is constant. तो external pressure जो constant है वो बाहर आ जाएगा. Let it be P-E-X-T. और dV इसकी इंटीग्रेशन करें, that will be V within the limits V1 to V2, and this will give you the work done, total work done, P external into V2 minus V1, and this V2 minus V1 is the change in the volume, and this will be PEXT
डेल्टा वी, दिस इज द वर्क डन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क कंसीडर करेंगे हम इन केस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज द सिस्टम्स वी आर कंसीडरिंग आर दी गैसियस सिस्टम्स। तो इसको डिराइव करने के लिए मैंने एक सिलिंड्रिकल वेसल कंसीडर किया और ये माना कि कोई गैस है इसके बीच में, सिलिंड्रिकल वेसल के बीच में, उसका एक प्रेशर होगा और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है इस वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पे, और वो प्रेशर है मान लीजिए P। नाउ आई सपोज दैट ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट दिस एक्सटर्नल प्रेशर बी लेस देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर ये कम होगा तो कुछ एक्सपेंशन होगी इस पिस्टन की, कुछ एक्सपेंशन होगी, गैसियस सिस्टम जो है दैट विल एक्सपैंड, और तब तक एक्सपैंड करेगा जब तक बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर बराबर ना हो जाए। और लेट दिस डिस्प्लेसमेंट भी, जितनी एक्सपेंशन हुई है, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू DL। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू DL। और आपको यह भी पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फ्रॉम हियर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, सो P इनटू A इनटू DL। नाउ एरिया ऑफ द बेस, इसका मानिए, सिलेंडर का मानिए, ये क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इज A इनटू दिस DL। आपको पता है मेंसुरेशन में आपने किया होगा छोटे क्लासेस में 10th में कि एरिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πr²h। तो यहाँ πr² क्या है, दिस इज A, और हाइट क्या है इसमें, इतने से सिलेंड्रिकल वेसल की, DL। सो व्हाट विल बी A इनटू DL, A इनटू DL विल बी इक्वल टू DV। सो DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब इतनी सी एक्सपेंशन हो रही है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW is equal to P into dV. Now if we have to calculate the total work done can be calculated by integrating this equation. इंटीग्रेट करें इसको, तो इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, वॉल्यूम की जो लिमिट्स हैं V1 से V2 डाल दी। अगर ये V1 है स्टार्टिंग वाली और दिस इज V2, फाइनल वॉल्यूम इज V2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप V1 से लेके V2 तक। टोटल वर्क डन विल बी W, DW को इंटीग्रेट किया, वी गॉट W इज इक्वल टू, ये P जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, और DV की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, V। तो V किस लिमिट्स में है, V1 से लेके V2 तक, तो ये क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 इज डेल्टा V, so it will be W will be equal to P external delta V. So this is the pressure volume work. Now sign conventions in this case also, first is work done by the system is taken as negative. What is this work done by the system? By the system means expansion अगर हो, क्योंकि अगर सिस्टम काम करता है ऑन टू द सराउंडिंग्स तो सिस्टम ने क्या होना है, एक्सपैंड होना है, पिस्टन ने ऊपर की तरफ को मूव करना है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड बाय द सिस्टम मींस एक्सपेंशन वर्क इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ सेकंड इज वर्क डन on the system, work done on the system is positive। और on the system means किसने काम किया, सराउंडिंग्स ने काम किया, किस पे काम हुआ, सिस्टम पे काम हुआ। और जब सराउंडिंग्स काम करेंगे on to the system तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। और वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस जब कंट्रैक्शन हो रही है तो इन दैट केस वर्क का जो साइन है आपने वो पॉजिटिव लेना है। दीज साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज एक्सपेंशन जब हो रही है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज जब कंट्रैक्शन हो रही है इट विल बी टेकन एज
positive. So this was regarding pressure volume work. Next is first law of thermodynamics. तो इसकी जो स्टेटमेंट है दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है. हाँ, इसको आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसमें. तो मैथमेटिकल फॉर्म देखिए है क्या. मैथमेटिकल फॉर्म अगर स्टेट 1 है सिस्टम की, स्टेट 1 पे मान लीजिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज E1. तो क्या माना मैंने, फर्स्ट स्टेट मानी पहले, और लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेट 1 बी E1. अब इस पे मान लीजिए सिस्टम पे आपने काम, इसको आपने हीट सप्लाई की, सिस्टम हैज बीन सप्लाइड द हीट, सिस्टम हैज बीन सप्लाइड विद द हीट. तो अब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. अगर आपने जो सिस्टम है पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इज E1 और इसको आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, दैट मीन्स क्यू का साइन क्या लोगे आप, पॉजिटिव. तो अब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 प्लस क्यू. अब मान लीजिए W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अब W अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम पे किया जाए अगर, तो अब इंटरनल एनर्जी में और चेंज आएगा एंड E1 प्लस क्यू प्लस W हो जाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इतनी चेंजेस करवाने के बाद मान लीजिए जो सिस्टम की स्टेट है दैट इज नाउ सेकेंड स्टेट. स्टेट तो चेंज हो ही जाएगी, तो लेट द न्यू स्टेट बी सेकेंड स्टेट, 2 स्टेट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो मान लीजिए अब E2 है. तो E1 प्लस क्यू प्लस W इज इक्वल टू E2. अब चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी में, चेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो व्हाट विल बी E2 माइनस E1, this will be equal to Q plus W, and this E2 minus E1 is equal to delta E is equal to Q plus W. This is the change in the internal energy of the system and that is equal to heat absorbed by the system Q and W work done on the system. So this is the mathematical form of first law of thermodynamics. इसमें मैंने ये माना कि स्टेट 1 पे मान लीजिए इंटरनल एनर्जी सिस्टम की E1 है. नाउ क्यू अमाउंट ऑफ सिस्टम, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की सिस्टम को, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी E1 प्लस क्यू. अब W अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम पे करवाया गया, वो W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. नाउ इंटरनल एनर्जी विल बी E1 प्लस क्यू प्लस W. अब मान लीजिए सेकंड स्टेट अचीव हो गई है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड स्टेट इंटरनल एनर्जी मान लीजिए अब है E2. तो E1 plus Q plus W is equal to E2 and E2 minus E1 will be equal to Q plus W. E2 minus E1 will be equal to delta E is equal to Q plus W, and this is mathematical form of first law of thermodynamics. अब मेरे को पता है कि एक माइंड में क्वेश्चन अभी भी स्टूडेंट्स के होगा और वो ये होगा, जब मैंने पिछले वाले टॉपिक में कहा था कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वी कैन कैलकुलेट ओनली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और मैंने वहां पे ये लिखा था कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. वी कैन ओनली कैलकुलेट
delta E, change in internal energy we can calculate. We cannot calculate the absolute values of the internal energies. तब पक्का कई स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा कि डेल्टा ई निकला तो एब्सोल्यूट वैल्यूज इंटरनल एनर्जी से ही है. जब आप E2 को और E1 को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो डेल्टा ई कहां से आ गया? तो अब उस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको सॉल्व करेगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा. बात बिल्कुल सही है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी. E1 और E2 को यू कैन नॉट कैलकुलेट. We can just calculate the change, that is delta E can be calculated. और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है डेल्टा E? E2 माइनस E1 होता तो डेल्टा E के बराबर है. डेल्टा E जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड स्टेट माइनस एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेट 1. और डेल्टा E कैसे निकल रहा है? Q प्लस W से. और Q और W these can be measured. इनको मेजर किया जा सकता है. तो Q और W की हेल्प से हम डेल्टा E निकाल रहे हैं. एंड डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो डेल्टा E हम E2 और E1 वैल्यू से नहीं निकाल रहे. वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा E फ्रॉम Q एंड W. So that statement is correct, that internal energy की absolute values they cannot be calculated. We can just calculate the change in the internal energy and therefore ये जो internal energy है this is a state function. Now before proceeding further, we will do certain numericals based on the first law of thermodynamics, and there are two numericals. First is calculate the internal energy change in each of the following cases. First is a system absorbs 5 kilojoules of heat and does 1 kilojoule of वर्क. तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. द फर्स्ट केस इज अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 5 kilojoules of heat and does 1 kilojoule of work. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने किया, उसके बेसिस पे डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा ई निकालने को बोल रहा है ये. इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है आपने. इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू क्या है यहाँ पे? सिस्टम एब्जॉर्ब्स 5 kilojoules ऑफ हीट. तो जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट को तो क्यू का साइन क्या लेना है आपने? पॉजिटिव लेना है. तो इट विल बी पॉजिटिव 5, दैट विल बी 5 एंड हीट एंड डज 1 kilojoule ऑफ वर्क. सिस्टम इज डूइंग द वर्क. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. कितना? 1 kilojoule. और जब सिस्टम काम कर रहा है तो साइन क्या लेना है आपने? माइनस लेना पड़ेगा. तो इट विल बी -1. 5 minus 1 that is equal to 4. तो 4 kilojoule will be the internal energy change अगर सिस्टम 5 kilojoule हीट एब्जॉर्ब करता है एंड 1 kilojoule ऑफ वर्क सिस्टम करता है. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट जो इसका है उसमें भी आपने इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है. डेल्टा ई यू हैव टू कैलकुलेट.
and that is 5 kilojoule of work is done on the system and 1 kilojoule of heat is given out by the system. So you have to calculate delta E in this case also. 5 kilojoule of work is done on the system. तो वर्क का साइन क्या लोगे आप? पॉजिटिव लोगे, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 1 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. तो क्यू का साइन क्या लोगे? माइनस लोगे, बिकॉज हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. सो इन दिस केस फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. So delta E will be equal to Q का sign, heat is given out by the system, 1 kilojoule of heat is given out by the system, so it will be minus 1, and W का sign done on the system, so it will be 5. So what will be delta E? 5 kilojoule. So this was a numerical based on first law of thermodynamics. Delta E is equal to Q plus W. इसमें आपने साइन कन्वेंशंस को माइंड में रखना है. हीट एब्जॉर्ब्ड जब भी होगी तो पॉजिटिव साइन लेना है, हीट गिवन आउट जब भी होगी तो नेगेटिव साइन लेना है हीट का. W वर्क जब सिस्टम पे होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव साइन लेना है. वर्क इज डन बाय द सिस्टम जब भी होगा तो नेगेटिव साइन लेना है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज based on pressure volume work. And numerical is calculate the amount of work done in each of the following cases. तो वर्क डन निकालना है, इसको भी केस बाय केस. फर्स्ट केस पहले करेंगे हम, और फर्स्ट इज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस contained in a bulb of 10 liter capacity, in a bulb of 10 liter capacity at 1 atmosphere is allowed to enter into an evacuated bulb, of 100 liter capacity. देखिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट केस है कि 1 मोल एट आइडियल गैस है कोई, दैट इज कंटेन्ड इन अ बल्ब ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी है वो, और एट 1 एटमॉस्फेयर है, एंड इट इज अलाउड टू एंटर इनटू एन इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी. तो आपने जब वर्क डन निकालना होता है तो क्या कंसिडर करना होता है? एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? यहां पे जो फाइनल प्रेशर है जो अपोज कर रहा है किसी सिस्टम को, जो गैसियस सिस्टम का अपोज कर रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर. इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जो बल्ब है 10 लीटर कैपेसिटी का, वो तो है 1 एटमॉस्फेयर पे,
उसको एंटर करवाया गया है, उस गैस को एंटर करवाया गया है किसमें, बल्ब ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी, लेकिन वो बल्ब कैसा था, इवैक्यूएटेड बल्ब। इवैक्यूएटेड बल्ब का प्रेशर क्या होगा, इवैक्यूएटेड बल्ब का प्रेशर विल बी 0। दैट मींस इन दिस केस P एक्सटर्नल क्या है, दैट इज 0। और वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब चेंज इन वॉल्यूम तो बाद की बात है, सबसे पहले आप P एक्सटर्नल को देखिए, यहां पे जो अपोज कर रहा है प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज इवैक्यूएटेड बल्ब है। इवैक्यूएटेड बल्ब का प्रेशर इज 0। अगर ये 0 है तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, इट विल बी 0। अब ऐसे कंसिडर कीजिए, ये अगर सिस्टम है कोई, इसमें गैस है कोई हैविंग सर्टेन प्रेशर P, और बाहर मान लीजिए वैक्यूम है, यहां बाहर कोई प्रेशर नहीं है। जब हमने डेरिवेशन की थी बाहर एक्सटर्नल प्रेशर P माना था, यहां मान लीजिए बाहर कोई भी प्रेशर नहीं है, इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है। तो गैस जब एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ को, एक्सपेंशन जब होगी, तो वर्क डन विल बी 0 बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 0। बाहर अगर वैक्यूम है तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 0। सो इस केस में बिकॉज इट इज एन इवैक्यूएटेड बल्ब, जहां को आपने फर्स्ट बल्ब को ओपन अप किया और दूसरे बल्ब में गैस डालनी चाहिए, वो इवैक्यूएटेड बल्ब था, देयरफॉर P external is 0, so work done in this case will be 0. Second case, one mole of a gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to a volume of 5 liters against the constant external pressure of 1 atmosphere. This you have to remember that if answers are in joules, options में कहीं आंसर joules में दिए हों और आपका वर्क आ रहा है लीटर एटमोस्फेयर्स में, तो 1 लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 joules. This you have to remember. 1 लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 joules. तो इस केस में वर्क जब निकालना है आपने, आपको पता है वर्क, पहली बात कौन सा, अलाउड टू एक्सपैंड, एक्सपेंशन वर्क हैज टू बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव वर्क डन इन दिस केस। तो पहले तो चलो आप P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V डाल लीजिए। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है यहां पे, 1 एटमोस्फेयर, डेल्टा V क्या है यहां पे, 5 लीटर्स और 1 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स, डेल्टा V क्या आ जाएगा, 4 लीटर्स। ये आ गया आपके पास माइनस में -4 लीटर एटमोस्फेयर में वर्क आया। पहले तो इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू जूल्स, तो क्या करेंगे आप इसको, -4 इंटू 101.3, दैट विल बी इक्वल टू -405.2 joules. वर्क डन इन दिस केस विल बी -405.2 joules. तो देखिए इसमें भी वर्क डन निकालना था, एंड क्वेश्चन वाज कि 1 mole of a gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to a volume of 5 liters against the constant external pressure of 1 atmosphere. So work done is equal to -P external into delta V, and P external in this case is 1 atmosphere. So it will be 1, or delta V in this case is V2 minus V1. V2 is 5 liters and V1 is 1 liter. So 5 minus 1, that is equal to 4. So
So minus 4 liter atmosphere, this is the work done in this case. Expansion work है, so it has to be negative only. और 1 लीटर एटमोस्फेयर, since it is given to be 101.3 joules, so it will be minus 4 into 101.3, that is equal to minus 405.2 joules. So these were important numericals based on the pressure volume work and the first law of thermodynamics.